Very good morning to all. Welcome to online lectures of Aryan Commerce classes. Today we are going to start with the new topic called final accounts. Today is a new topic called final accounts in bookkeeping. And this is also a very important topic like bills of exchange. This topic is also important topic. मतलब ये टॉपिक आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और ये एवरी ईयर आपको फाइनल अकाउंट का टॉपिक रहता ही है. जैसे लास्ट ईयर में भी था आपको 11th में कॉल्ड फाइनल अकाउंट. सबसे लास्ट जो टॉपिक था वही था वो, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह आप प्रिपरेशन करते थे, बराबर. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दी बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट के साथ में हम फाइनल अकाउंट्स को कैसा करना चाहिए वो देखेंगे और उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे. ठीक है. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही है. इसके साथ कोई ऑप्शंस नहीं आता, जैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई ऑप्शन नहीं आता, सेम एज इट इज ये टॉपिक के साथ भी. लास्ट क्लास में भी मैं आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसा आएगा, क्या आएगा करके. लेकिन अभी जो सम्स हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो खाली प्रैक्टिस के एंगल से आप सोचना कि हम प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसा सॉल्व करना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट विल सी दी मीनिंग पार्ट, उसका मतलब हम समझने को कोशिश करेंगे और एक क्वेश्चन बहुत फास्ट मोड पे हम आज सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि कैसा हम उसको सॉल्व करते हैं, कि क्या क्या अकाउंट बना था, कैसा बना था, तो फिर आपको आगे का मैं बताने को थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक है. टुडे सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट सम्स बट इन द फॉर्म ऑफ सैंपल सम. पहले मीनिंग देखिए, फिर आगे का पॉइंट को हम कवर करने को कोशिश करेंगे. ठीक है. सो नाउ आज उस पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको स्टार्ट कर लेता हूँ. सो आई विल टेक टू द सेक्शन, टू द नोटबुक सेक्शन. मेरा व्हाइट बोर्ड सेक्शन में मैं आपको लेके जाता हूँ, देख लेना. इफ यू सी द सम आपको डाउनलोड करने को मिलेगा अपना साइट में से. साइट में जाएंगे तो आपको पूरा सम्स आपको डाउनलोड करने को मिलेगा. देखो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ऐसा बताया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1. आज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताएगा, जैसा आपको सॉल्व करे, क्योंकि आपको मालूम है ना कैसे सॉल्व किया जाता है. सर मालूम है हमको फाइनल अकाउंट, बट वो 11th का फाइनल अकाउंट है, ये थोड़ा सा अलग रहेगा. क्या फर्क है आज वही हमको देखने का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सम और ये सम में क्या फर्क है हमको देखने का. तो फर्स्ट विल सी द मीनिंग. तो ये मत सोचना कि 11th में मैंने सर 11th में फाइनल अकाउंट में ज़्यादा किया नहीं या फिर उतना डेप्थ में नहीं किया, तो फिर उधर उतना डेप्थ नहीं किया तो भी चलेगा. क्योंकि मैं इधर आपको जस्ट सब चीज़ का मीनिंग, सब चीज़ का मतलब एकदम माइन्यूटली बता के आपको करेंगे. तो 11 में किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करेंगे या हर एक पॉइंट को आप नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनल अकाउंट बहुत ईजी है. और ये फाइनल अकाउंट ऐसा नहीं कि एवरी ईयर आएगा. 11 में था, 12th में है, या आगे आप जो भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, बीकॉम में लेंगे, बीबीए में लेंगे, कोई भी सेक्टर में तुम जाओ, एवरी ईयर आपको ये फाइनल अकाउंट्स तुम्हारा बुक कीपिंग के सब्जेक्ट में आएगा ही आएगा. और उसका वेटेज भी ज्यादा रहता है. वेटेज का होता है उसका जो मार्क्स जो रहता है बाकी क्वेश्चन से ज्यादा रहता है, 1.5 टाइम्स. समझे क्या. उसको 10 है तो इसको 20 मार्क रहेगा. उसको 7 देंगे तो कोई साल में तो ये वो आपको ये 14 मार्क्स के लिए रहेगा, 15 मार्क्स के लिए रहेगा. मतलब नियरली डबल ऐसा आपको वेटेज होता है. ठीक है. और फाइनल अकाउंट्स बोलेगा तो टफ है, ऐसा कुछ नहीं. हर एक सब्जेक्ट आपको बीके में खाली आपको रोज अटेंड करना, बस रोज सुनना है. समझा क्या. आपको सुनेगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा. और नहीं तो अपने घर पे कोई बताने वाला चाहिए, अपना मम्मी डैडी तो नहीं बता सकते. अगर मम्मी डैडी बता सकते तो फिर आपको लेक्चर्स में क्यों भेजेंगे, जाओ करके बोले. समझा क्या आपको. सो फाइनल अकाउंट्स बहुत इजी है, बट क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए.
है सर, डरा रहा क्या हमको? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको रेगुलर रहना है। इनफैक्ट सब 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 टॉपिक के लिए आपको रेगुलर रहना ही है, और स्पेशली फाइनल अकाउंट्स के लिए, और उसका जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो आप करते रहना, करना कंपलसरी, समझे क्या? और हर क्वेश्चन के नीचे जो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें भी लेकिन कुछ सम्स होमवर्क रहेगा ना, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि दिस सम विल बी गिवन एज होमवर्क। नहीं भी बोला रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 तुमको होमवर्क करना ही, समझा क्या? और उसके नीचे आपको होमवर्क का जो ये रहता है, वो सम्स का आंसर भी दिया रहता है। अभी देखो इधर नीचे दिया है, दिख रहा है क्या आपको? यस, आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25,000, नेट प्रॉफिट 9,500, कैपिटल का आंसर क्या आएगा और आपका आंसर टोटल कितना आएगा, वो सब आपको बता रहता है। इवन देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपको होमवर्क दिया, दिख रहा है क्या? तो नहीं बोला रहेगा तो भी यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस। ग्रॉस प्रॉफिट उसका 1,25,000, नेट प्रॉफिट उसका 47,500, उसका कैपिटल का टोटल, ऐसा करके आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता है। तो हर एक सम के नीचे आपको डिटेल्स वगैरह बोला। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मीनिंग, ये हम देखेंगे मीनिंग इस टॉपिक का, फिर बाद में देखेंगे। कल ही सुनना है और कल ही देखने का है। आज हमको आपको कुछ नहीं करना, जो भी करना है मुझे करना। ओके, सो कल ही कॉन्सेंट्रेट करना क्या बोल रहा करके, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आगे आने वाला सम्स के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। सो नाउ I will go to my रूट सेक्शंस और उसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट? पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला आप 11th में भी फाइनल अकाउंट्स देख रहे हो, तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग हम देख लेंगे, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला वो लोग बोलते हैं कि फाइनल अकाउंट्स का प्योर वर्डिंग्स देखेंगे, जो वर्ड बताया उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, दिस टॉपिक इज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल बोले तो लास्ट, फाइनल बोलेगा तो क्या, लास्ट। लास्ट में बनाते हो लोग, जैसा फाइनल मैच होता है, फाइनल मैच, बराबर है क्या? फाइनल मैच, फाइनल मैच का मतलब लास्ट, लास्ट, लास्ट मैच। जैसा वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में बहुत सारा राउंड्स होते हैं, ये राउंड वो, फिर क्वार्टर फाइनल आता है, फिर नहीं क्या, क्वालिफाइंग फाइनल आता है, फिर क्वार्टर फाइनल आता है, फिर सेमीफाइनल आता है, फिर बाद में फाइनल आता है। तो फाइनल जो मैच रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहता है, क्योंकि इधर से इधर आपने जितना भी किया वो 3 महीने से हमारा गेम चल रहा था, 2 महीने से हमारा वो टूर्नामेंट चल रहा था, लेकिन 2 महीने के बाद हमको इधर पता चलेगा फाइनल मैच में कि उस टूर्नामेंट को कौन जीता, विन और लॉस्ट, विनर या लूजर, बराबर है क्या? कौन जीता और कौन हारा वो आपको पता चलता है, इसके लिए उसको बोलते हैं फाइनल मैच। जैसा फाइनल एग्जाम, जैसा फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम का मतलब साल भर हमने पढ़ाई की है, यूनिट टेस्ट 1 दिया, सेमेस्टर 1 दिया, फिर यूनिट टेस्ट 2 दिया, फिर सेमेस्टर 2 दिया, और सेमेस्टर 2 इज अ फाइनल एग्जाम होता है। और ये फाइनल एग्जाम का मार्क्स को रख के और बाकी का मार्क्स को भी रख के वो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि तू पास या फिर तू फेल, इसको बोलते हैं फाइनल एग्जाम, और सबसे लास्ट में होता है। और फाइनल एग्जाम कैसा, पूरा साल भर का मेहनत बताता हो कि तू क्या किया कर। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज
इधर फाइनल अकाउंट्स का मतलब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस जो करता है वो पास है कि फेल है, पास या फेल। पास मतलब बिजनेस में पास मतलब प्रॉफिट, बिजनेस में पास मतलब प्रॉफिट, और बिजनेस में फेल मतलब लॉस। हर बिजनेसमैन को बोला जाता है कि आप अपना बिजनेस में हिसाब किताब करो, एक्सपेंसेस देखो, इनकम देखो, और आप अपना प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करके चेक करो कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं। जो बिजनेस में चला रहा हूँ वो सक्सेसफुल है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल है इसका मतलब तुमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर तुम अनसक्सेसफुल है तो तुम्हारा बिजनेस लॉस में है, ये आपको पता चला। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि वेदर टू कंटिन्यू, समझा क्या, वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस, वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस। समझा क्या आपको। तो ये टॉपिक आपको बताया था कि ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका आपको ये टॉपिक में पढ़ाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट का टॉपिक में आपको ये पढ़ाते हैं कि कैसा आप अपना फाइनल अकाउंट्स करेंगे। सपोज ऐसा मान के चलो तुम बिजनेस बिजनेस करते हो, और आपको कैसा पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा खर्चे रहता है, बहुत सारा इनकम रहता है। एग्जैक्टली कितना खर्चा हो गया ये आपको कैसा पता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कौन सा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मैचेस में कितना रन स्कोर किया है, उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना। सेंचुरी तो मारा, बट कितना सेंचुरी मारा, कब कितना मारा, कभी 102 में आउट हुआ, कभी 100 में कितना बार आउट हुआ, कभी 99 में 5 बार वो आउट हुआ। ये सब डिटेल अपने पास सेम एज इट इज एक बिजनेसमैन को भी बोल दे कि आपका डिटेल आपके पास होना जरूर। उसको रख के आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। समझा क्या आपको। तो एक बिजनेसमैन को भी वो लोग बोलते हैं कि प्लीज आप क्या करो, अपना बिजनेस का हर एक्सपेंस हर इनकम को रख के तुम क्या करो, प्रॉफिट है कि लॉस है तुम बिजनेस में चेक करो। प्रॉफिट है तो और प्रॉफिट कैसा कमाए और कैसे इंप्रूव कर सकते चेक करो। लॉस है तो चेक करना होगा हमारा बिजनेस को तुम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझा क्या आपको। तो इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और बिजनेसमैन को बोला जाता है कि आपको साल में एक बार एटलीस्ट, या स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि साल के एंडिंग में एक बिजनेसमैन अपना पूरा साल भर का बिजनेस कंप्लीट होने के बाद ही शुड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। साल के एंडिंग मतलब जैसा फॉर एग्जांपल अभी उसका साल का एंडिंग ऐसा होता है, कैलेंडर के हिसाब से तुम देखेंगे तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1 जन 2020, मतलब ये साल जाके खत्म होएगा 31 दिसंबर 2020। तो 1 जन से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर में जाके खत्म हो जाता है। इसको बोलते थे ईयर ऑफ 2020, ईयर ऑफ 2020। समझा क्या आपको। तो जनवरी 1 तारीख से लेके दिसंबर 31 तक, जिसमें पूरा 12 महीना कवर हो जाता है। जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, उसके बाद दिसंबर आएगा। ऐसा करके 12 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। ऐसा करके 12 मंथ्स कंप्लीट हो ये, और ये 12 मंथ्स में उसने जो जो बिजनेस एक्टिविटीज किया, वो बिजनेस एक्टिविटीज उसको प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया। कौन समझेगा आपको। जैसे अपना स्कूल में तुम देखेंगे, सर ऐसा 12 महीना क्यों वो बोलते हैं कि 12 महीने में सब सीजन कवर हो जाता है। इंडिया में तुम देखेंगे 3 मेन सीजन माना जाता है। एक आपका रेनी सीजन, विंटर सीजन, फिर अप्रैल से आपका चालू हो जाता है जून हाफ तक, फिर उसके बाद रेनी सीजन चालू हो जाता है। रेनी सीजन कभी तक रहेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट तक रहता है। अक्टूबर के स्टार्टिंग में फिर आपका विंटर सीजन चालू हो जाता है। फिर वो जाके पहुंचता, फिर बाद में आपको समझा क्या आपको समर सीजन आता है। तो इधर उन्होंने बताया कि अपने इंडिया में जो 3 सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन
विंटर सीजन और उसके बाद रेनी सीजन। सीक्वेंस में मैंने लिखा नहीं, बट ये 3 सीजन में कोई ना कोई सीजन में आपका बिजनेस चलना चाहिए। बराबर ना? किसी को समर में चलता है, किसी का विंटर में चलता है, किसी का रेनी सीजन में चलता है। जैसे समर में तुम देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज्यादा चलता है। वही कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस तुम विंटर के टाइम पे तुम देखेंगे तो बहुत कम हो जाता है, और रेनी सीजन में हाफ में चलता है। रेनी सीजन में हाफ में चलता है, समर के सीजन में बहुत ज्यादा चलता है। इधर से स्टेशन चल के गया, स्टेशन गया नहीं तो प्यास लगता है, प्यास लगा तो अपन उधर कोई शॉप रहेगा तो उधर उसके तुम छोटे छोटे बॉटल्स भी तुम देखा रहेगा, कोल्ड ड्रिंक्स का आता है, 10 रुपए का लिया पी लिया और फेंक के चला गया। समर सीजन में उसका चलता है, तो वो बिजनेसमैन बोलते हैं कि हमको समर सीजन में ही बिजनेस होता है, बाकी सीजन में तुम देखेंगे तो लॉस होने का चांसेस। जैसे स्कूल तुम देखेंगे, स्कूल वो चालू होता है जून में। जून में पहले जून महीने में इतना एडमिशन होता है, फिर बाद में फिर एडमिशन थोड़ी होता है। बराबर है क्या? तो जून महीने में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अभी दिसंबर में कोई आके बोलेगा नहीं सर मेरे को 12th करने का है, अभी हो गया ना, फिर अगले साल ही करना पड़ेगा। तो बीच में आके अभी दिसंबर के अभी फरवरी में एग्जाम आ रहा है 1 तारीख को, तो दिसंबर में कोई एडमिशन नहीं ले सकता है, तो उसका पूरा एडमिशन साल भर का कोटा, साल भर का इनकम वो जून महीने में आ जाता है स्कूल्स का। या जून या फिर उसके आगे पीछे चल जाए, बट मैक्सिमम आपको आने का चांसेस है। तुम उसको और मार्च महीना जैसे एग्जाम वगैरह खत्म हो जाता है, अप्रैल महीना तो अप्रैल 15 तारीख के बाद तो छुट्टी हो जाता है, मई महीने में तो सीधा सीधा लॉक ही रहता है पूरा। अभी तुम जाके उस स्कूल को पूछेंगे तुम्हारा मई महीने का इनकम बता, तो वो मई महीने का तो लॉस बताएगा। मई उस महीने के हिसाब से तुम चेक नहीं कर सकते हो। बराबर है, कहता है फोर हर बिजनेस कोई ना कोई सीजन में चलता, बट इतना चले जैसे थर्मोकॉल का तुम बिजनेस सुना रहे हो। थर्मोकॉल जो फेस्टिवल के टाइम पे डेकोरेशन के लिए उसको यूज करते थे, बोलते सितंबर गणपति का सीजन आ जाता है तब उसका, नहीं तो आप शॉप में किधर भी थर्मोकॉल देखो किधर नहीं दिखेगा। बट सितंबर के पहले तुम देखेंगे तो थर्मोकॉल दुकान के बाहर भी रखा रहता हो। शॉप शॉप से ज्यादा तो थर्मोकॉल रखो। उसको पूछा तुमने, तो वो बोलते ये थर्मोकॉल का बिजनेस ऐसा बिजनेस में सितंबर में ही चलता है। सितंबर में इतना चलेगा कि बाकी महीने में हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। बाकी महीने में हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो जैसा और एक एग्जांपल तुमको बोलने का रहेगा, तो छाता बनाते अम्बरला। ये अम्बरला वाला बिजनेसमैन क्या बोलते हैं कि हम साल भर हमारा फैक्ट्री चलता है, साल भर हमारा फैक्ट्री चलता है, साल भर हम हमारा अम्बरला बनाते हैं। समझेंगे? हमारा अम्बरला का बिजनेस चलते रहता है बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन करो, ये करो, हर महीना हम कुछ 40,000 अम्बरलास बनाते हैं। और उसको बोला कि कभी बेचते हैं, बोलते कि बेचते कभी जून के महीने में बेचते हैं। जून बोलेगा तो पहला बारिश गिरना चाहिए। बारिश गिरा, कुछ लोग छाता लेके नहीं जाते, और जैसे बारिश गिरा इधर उधर दुकान दुकान में खड़े रहते लोग। पहला बारिश, फिर उनको मालूम पड़ जाता अभी बारिश आ गई। दूसरा दिन भी बारिश गिरा, तो फिर वो लोग या तो अपना जूना छाता निकालते, या फिर जिसके पास बहुत ही पुराना 3 4 4 साल हो गया हमने लिए नहीं, तो नया अम्बरला ले लेता। तो अम्बरला के बिजनेसमैन वाले क्या बोलते हैं मानो कि हमारा फैक्ट्री 12 महीना चलता है, और 12 महीना प्रोडक्शन ही करते हैं हम, तैयार करते रहते हैं। और बोलते जितना 12 महीने में हमने प्रोडक्शन किया ना, तो जून महीने में पूरा सेल हो जाता है, और ऊपर से स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ऑर्डर इतना रहता है कि हम पूरा कर नहीं पाते। और जून जून और जुलाई बस, अगस्त में भी कोई खरीदता नहीं बोलता है, और सितंबर में भी कोई खरीदता नहीं, क्योंकि अभी बारिश खत्म होने को है ना, तो घर वाले ही बोलते हैं अरे खत्म हो रहा था अगले साल ले लेंगे हम, अभी लेके रखेंगे उसको यूज करेंगे, फिर वो जंग पकड़ लेगा, फिर अगले साल तकलीफ हुई। सोचा अभी हो गया ना 15 20 दिन बाकी, 15 20 दिन निकाल देंगे, फिर बाद में लेंगे हम। समझा क्या आपको? तैयार फोर उसका बिजनेस, वो अम्बरला का बिजनेस कभी चलता है इन द मंथ ऑफ जून। वो बोलते जून महीने में चलता बस, जुलाई में भी वो उतना नहीं चलता, बट इधर उधर करके हो जाता है। अगस्त में तो बंद ही हो जाता बोलते, सितंबर में भी कोई मत टुवर्ड्स एंडिंग, अभी 10 दिन बारिश के लिए बाकी, कौन जाके छाता लेगा? बराबर है क्या? तो भले 4 महीने का सीजन है, लेकिन आपका बिजनेस खाली वो पहला 2 महीना ही चल रहा है। लेकिन वो बोलते इतना चलता है कि हमारा पूरा 12 महीने का कोटा कंप्लीट होता है, अगले जून तक हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। अगले जून तक हमको कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा 12 महीने का सेल उधर ही हो जाता है।
समझा क्या आपको? Therefore, उस बिजनेसमैन को ही बोलते हैं। किसी का जून में चलता है, किसी का सितंबर में चलता है, किसी का अक्टूबर में चलता है, किसी का दिवाली के टाइम पे ही चलेगा, किसी का ईद के टाइम पे ही चलेगा वो। उसके बाद उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। क्लोज या चलता है, लेकिन उतना नहीं चलता जैसा क्रैकर्स हो जाते हैं शादी के टाइम पे या तो फिर कोई फेस्टिवल के टाइम। समझेंगे, लेकिन उतना इतना चलता है कि वो साल भर का कोटा कंप्लीट कर लेता है। साल भर हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, तो साल का पूरा इनकम एक ही महीने में आ जाता है। समझे कि नहीं? तो किसी का मई महीने में चलता है, किसी का शादी का तुम सीजन आ जाएगा तो कपड़े उपड़े का तुम देखेंगे तो एकदम अप्रैल मई में पीक में रहता है। डिफरेंट टाइप्स, हर प्रकार का चीज चलता है। बराबर है क्या? तो उधर उन्होंने वही बताया कि हर एक महीने में कोई ना कोई महीने में कोई ना कोई चलता है। तो उन्होंने बोला गया कि किसी का फरवरी में चलता है, किसी का मार्च में चलता है, किसी तो फिर वो बोलते एक काम करो, साल भर का एक सीजन कवर होने दो, एक सीजन आपका कवर होने दो, जिसमें आप एक साल भर का तुम करो, तो साल भर में कोई ना कोई महीने में तुम्हारा बिजनेस चला रहेगा। बराबर है क्या? अगर आपका जून में चलता रहेगा तो अगला जून के पहले अगला जून अगले साल माना जाएगा। समझा क्या? सर हमारा बिजनेस कोई महीने में ऐसे चलता ही नहीं, अभी चलता है, फिर बंद करके जा तू, काय के लिए खोल के बैठा है, बंद कर। समझा क्या? सर हमारा पूरा हर महीना चलते रहता है, चलने तो अच्छी बात है, क्या बुरी बात है उसमें? हर महीने चलता होता है बट धीरे धीरे चलता है, 12 महीना करो। समझा क्या आपको? शादी का तुम सीजन का हॉल हॉल का बिजनेस, हॉल वाला बोल देखिए हमारा साल भर बिजनेस चलता नहीं है, वो अप्रैल मई तगड़ा चलता है। अप्रैल के महीने में और मई के महीने, क्योंकि जब वेकेशन होता है, छुट्टी होता है, तो ज्यादा करके लोग शादी रखते हैं, ताकि लोग उनके रिलेटिव्स, उनका मामा चाचा काका, उन लोग जो उनके घर के बच्चे लोग, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो लोग आ सकते हैं, पूरा पलटन आ सकता है, पूरा फैमिली आ सकता है। इसके लिए ज्यादा करके जो शादियां होती है वो अप्रैल और मई के महीने में होते हैं, ताकि और जून की स्टार्टिंग हो, एक 15 तारीख, 15 दिन। तो बाकी टाइम पे भी होता है बट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता करके, नहीं, शायद शादी नहीं होता ऐसा नहीं होता, शादी होता है वो टाइम पे, बट अप्रैल मई जून ये 3 महीने का बुकिंग्स पहले से हो जाता है। बाकी चुटपुट 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 चलते रहता है, वो थोड़ा बहुत ही चलता है। तो बिजनेसमैन बोलते हैं कि हमारा हॉल का बिजनेस अप्रैल मई और जून का एक पहला 2 हफ्ता, हम लोग किधर नहीं जाते, हम लोग गाँव नहीं जाते, किधर नहीं जाते, क्योंकि हमारे लिए वो सीजन का टाइम, हमारे लिए वो कमाने का टाइम। वो छोड़ के चले जाएंगे तो पूरा साल भर बर्बाद हो जाएगा, फिर अगले साल ही हमको सब देखना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं हम वेकेशन कभी मनाते नहीं अप्रैल मई जून में, जैसे ही जून खत्म हो जाता 15 दिन, फिर हम फ्री हो गए, फिर हम किधर भी जा सकते। कौन समझाएगा आपको? इसके लिए वो बोलते कि यू कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। इसके लिए फाइनल अकाउंट को बोला था कि दिस, जो भी फाइनल अकाउंट्स करते हैं लोग, प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, वो पूरा 12 महीने का डेटा लेके करते थे। इट विल बी 12 मंथ्स, इट विल बी 12 मंथ्स। जैसा अपना स्कूल का सेक्शन भी ऐसी होता है। स्कूल का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो जून में ही चालू होता है, जून 15। उसका भी रीजन है, समझेंगे आपको? जैसा अभी बिजनेसमैन को बोलते हैं कि आप हमेशा 1 अप्रैल को चालू करने का हिसाब, सबको यूनिफॉर्म दे दिया, यूनिफॉर्म बोलेगा तो सबका सेम डेट दे दिया, यूनिफॉर्म बोलेगा तो सेम, सब बिजनेसमैन को बोला, टाटा रहने दो, बिरला रहने दो, कोई भी रहने दो, उनको सबको बोला कि आप अपना बिजनेस का हिसाब जब करेंगे तो 1 अप्रैल का डेट से लेके अगले अप्रैल, 1 अप्रैल के पहले मतलब 31 मार्च, पूरा अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो जो हुआ वो आप क्या करना चाहिए, इनकम और एक्सपेंसेस चेक करो, और आपके बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है ये फाइंड आउट करके बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है फाइंड आउट करके बताओ। समझा क्या आपको? सर ये ऐसा अप्रैल से क्यों, जैन से क्यों नहीं? वो उनका लॉजिक है। जैसा फॉर एग्जांपल स्कूल्स जो चालू होते हैं यूके यूएसए में, अगर मैं तुम देखेंगे ना, स्कूल कैलेंडर ईयर फॉलो करो। कैलेंडर ईयर का मतलब, कैलेंडर ईयर का मतलब, हाँ,
कैलेंडर ईयर का मतलब जैन से स्टार्ट होता है, उधर उनका एडमिशन चालू होता है 1 जैन, 31 दिसंबर के बाद उसका क्रिसमस आता है उनका 25 दिसंबर को, मालूम है ना आपको? वो टाइम पे वो लोग वेकेशन दे देते हैं और बहुत बड़ा वेकेशन रहता है उनका। मैं पूरा स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं। तो 1 जैन, कौन सा 1 जैन को उसने उधर चालू करते हैं। उनका कुछ अलग लॉजिक है, अपना लॉजिक 15 जून, क्योंकि अपने इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडियन जो क्लाइमेट है ना, वो 15 जून इज अ फीजिबल टाइम है, ऐसा बोला जाता है। जैसे तुम अगर आप इंडिया में तुम देखेंगे तो सीजन में कि जैसा आपने 3 सीजन है, सबसे पहला तुम देखेंगे तो समर सबसे डेंजर। समर बोले तो धूप, इवन अपना नॉर्मल अपना महाराष्ट्र या तुम गुजरात किधर भी जाएंगे या फिर, तो दोपहर को किसी को अलाउ नहीं करता। अपने घर पे कोई मेहमान आ जाता ना, तो अपन दोपहर को बोलते यार मत जा रहा है, इतना धूप में किधर जा रहा है। धूप बहुत डेंजर है, और स्पेशली समर का जो धूप रहता है। अभी तो रेनी का धूप है, रेनी सीजन में दोपहर को धूप आ जाता है, या फिर रेन नहीं रहेगा तो आपको धूप दिख जाए। वो नहीं, समर के टाइम, मैंने क्या, गर्मी के टाइम, और वो गर्मी के टाइम पे दोपहर का धूप बोलेंगे तो ऐसा ठंडा भी बाहर रखिएगा तो और कुछ बन के आ जाएगा। तो समर बहुत डेंजर है, स्पेशली बच्चों के लिए। जैसा अभी बोलते हैं ना कोविड, तो देखिए बच्चों लोग को लेके मत जाओ, बिलो 2 इयर्स बहुत वल्नरेबल है, बहुत डेंजर है, और 10 के नीचे और, समझे क्या आपको, मतलब इनको लेके मत जाना, और 2 के नीचे तो बिल्कुल नहीं, समझा क्या आपको, क्योंकि उतना बॉडी उनका मेच्योर्ड नहीं रहता, वो ग्रोइंग स्टेज में रहता हो, कोई भी उसको अटैक कर सकता है, समझा क्या आपको? सो मेंटली भी नहीं बोलना, अरे बच्चा है छोड़ देना उसको, उसको समझता नहीं, तो तेरे को तो समझता है। तो ग्रोइंग स्टेज में रहता है, उनको इतना समझता नहीं दुनिया क्या क्या होता है, क्या धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है। जैसे आप 12th में, आप जब 8 में थे तो कैसे थे, खतरनाक थे आप, कोई भी कुछ भी कार्यक्रम करते आप। बट अभी कैसे थोड़ा मेच्योर्ड हो गया, अभी कोई कुछ बोलेगा ना तो अपन सोचते हैं ये काय के लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बराबर है क्या, फर्क फाइंड आउट करने को आता है अपने, बिकॉज वी आर नाउ मेच्योर्ड। तो बोलते हैं कि समर सीजन जो है, समर सीजन जो है, समझा क्या आपको, समर का जो सीजन है बहुत डेंजर सीजन बोला माना था। राजस्थान वगैरह में तो दोपहर को तो किसी अपने मेहमान को बाहर छोड़ते ही नहीं। दोपहर को अगर बाहर गए ना तो सन स्ट्रोक बोलते हैं, सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक बोलेंगे तो अगर कड़क धूप आया और धूप के साथ अगर समझो हवा चला, तो गर्मी डबल हो जाता है। अगर आपके स्किन पे लगा तो स्किन को ऐसा पका लेगा, जैसा अपन घर पे गैस के स्टोव में कढ़ाई है, बाजू से भी हाथ लगा दिया तो भी ऐसा एक लाइन आ जाता है, पिस्क कर झटका लग जाता है। वो तभी मालूम नहीं पड़ता, फिर धीरे धीरे वो ऐसा ब्राउन कलर का हो जाता है। मम्मी के हाथ में ज्यादा करके देखने को अपने को मिलता है, क्योंकि बाहर ज्यादा करके वो किचन में रहती है, तो इधर से उधर निकालते समय स्लाइटली लग जाता है उसको। या तो कढ़ाई का कान लग जाता है या कढ़ाई ही लग जाता है। तो सनस्ट्रोक पूरा बॉडी को अगर समझो सनस्ट्रोक हुआ तो क्या होगा, पूरा बॉडी ब्राउन हो जाता है और आदमी ऑन द स्पॉट मरता है। और इंडिया में हर समर में, स्पेशली इन राजस्थान और जो डेजर्ट एरिया है, तो 100 से ज्यादा लोग तो मरना ही है बिकॉज ऑफ सनस्ट्रोक। बच्चे लोग का तो तुम देखना, फिर बच्चे लोग का हालत क्या है, बड़े लोग का ऐसा हालत होता है, बच्चे लोग तो पूछने का नहीं। तो समर सीजन इसके लिए अपने कंट्री में समर वेकेशन देते हैं, बच्चे लोग को बुलाता ही नहीं। राजस्थान छोड़ो, किधर भी नहीं बुलाते, क्योंकि वो बच्चे लोग उतना क्लाइमेट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, इसलिए समर है। लेकिन अपने इंडिया में तो समर में ही गाँव जाते हैं, ऐसा काला कौवा होके, ऐसा काला करवंदा होके आ जाता है। ऐसा लगता ही है कि कोई अपन गाँव गाँव से आएगा ना तो पूछते कह रहे गाँव गए थे, हाँ गए थे, कैसे मालूम पड़ा तुमको, तेरा कलर से मालूम पड़ रहा है कि काला हो गया। तो समर वेकेशन, समझे क्या? और एक विंटर, विंटर भी अपने इधर बहुत डेंजर है। विंटर में तुम देख रहे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर तुम देखेंगे तो ऐसा पूरा व्हाइट जैसा ना, व्हाइट ही हो जाता है पूरा, गाड़ी बीड़ी कवर हो जाता है, रोड पूरा बर्फ से, रोड रोड पे चल ही नहीं सकते, रोड पे गाड़ी चला तो फिसल के चलते रहेगा, गाड़ी को ब्रेक लगा, ब्रेक भी नहीं लगेगा। और विंटर अपने बॉडी के लिए भी बहुत डेंजर है। अपने घर पे अगर समझो 60-60 प्लस के ऊपर के लोग आपके घर पे दादा नानी वगैरह रहेंगे, तो लोग देखो समर के टाइम, विंटर के टाइम पे विंटर, समझे क्या, विंटर के टाइम पे जब ठंडी का टाइम मौसम आता है, तो उनको जॉइंट वगैरह पेन होना चालू होता है।
जॉइंट वगैरह, मतलब ठंडी सहन नहीं कर पाते, पूरा बॉडी अपना हिलता, आपको मालूम रहेगा। आप भी कभी सुबह क्लास आते समय ना भी के बाहर आए ना, ऐसा कुड़ 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 बजना चालू हो गया, पूरा दांत बीत के साथ बजता अपना, पूरा बॉडी कांटे आ जाते, देखा रहेगा। वो तो नॉर्मल है। जब तुम जाएगा -8 डिग्री में, -6 डिग्री में, -4 डिग्री में, -2 डिग्री में, -0 डिग्री में, तो कुल्फी हो जाए। -0 डिग्री मतलब फ्रीजर है, फ्रीज हो जाए। समझा क्या आपको? तो फिर ये दोनों सीजन, तो इसके लिए अपने इंडिया में एक ही सीजन बचा हुआ सीजन है, जून, मतलब रेनी सीजन, जो जून से चालू होता है, मोस्ट प्रॉब्ली जून के आसपास चालू हो जाता है। तो बोलते कि जून में रेन, रेन से अपने को कोई टेंशन नहीं। रेन बोले तो पानी, अगर तुम, अपन पानी में रोज नहाते हैं अपन, कुछ नहीं होता। तो ऐसा तुम बाहर बारिश में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गीला हो जाएगा। ऐसे नहीं कि अपना पानी भर गया, अपना किडनी में आधा लीटर पानी भर गया, लीवर में आधा लीटर पानी भर गया। वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ बोले तो पूरा पानी में डुबा के भी बाहर लेंगे तो कुछ नहीं होता। समझा क्या आपको? ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा बारिश होएगा, पानी भर जाएगा इधर उधर उधर रोड पे या रास्ते पे, जगह पे, बट उसके कारण अपना बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, वो जमाने से बच्चे लोग को बुलाने का रहेगा तो जून के महीने से बुला सकते। और सर फिर बीच में विंटर भी आता, समर भी आता, तो बीच बीच में अपन छुट्टी दे सकते। जून जो 4 सीजन एकदम लगातार चलेगा, आपको लगातार चलेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीना अपने को कोई तकलीफ नहीं था, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन खींच लेता था। फिर बाद में विंटर आया समझो, तो विंटर बोले तो हर दिन ऐसा विंटर नहीं रहता ना रे, अभी बारिश का सीजन है तो रोज बारिश नहीं करता है, कंटिन्यूसली बारिश नहीं करता है, बारिश होता है कभी कभी कंटिन्यूसली रहेगा 15 दिन, कभी कभी कंटिन्यूसली गिर जाती है, फिर बाद में खुल भी जाती है। बराबर है क्या? तो सेम एज इट इज विंटर है, तो ऐसे नहीं कि रोज विंटर रहेगा, ऐसा खतरनाक तुम बाहर नहीं आ सकते। विंटर तुम देखा रहेगा, आप अगर कभी आप क्लास में जाते समय या फिर स्कूल में जब सुबह सुबह जब जाते तो फोग आ जाता, मालूम रहेगा। फोग बोले तो आगे जो जा रहा दिखता ही नहीं, इतना ठंडी है। सब कुड़ 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 बज के जाते रहते हैं लोग, लेकिन जाना पड़ता है, स्वेट वेटर पहन के हम जाते हैं। बट वो कितना दिन रहते रहे, 4 महीने में एका दुका दिन आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इधर तो ऐसा नहीं है, ऐसा बर्फ गिरता है ऐसा तो अपन इधर देखा नहीं। बट बाकी जो नॉर्थ साइड वगैरह में तुम देखेंगे तो जम्मू के हिमाचल, उत्तराखंड में इधर तुम देखेंगे तो कोई कोई जगह पे आपको बारिश गिरती है, बारिश बोले तो बारिश जैसा आपको बर्फ गिरता है। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट पहले बोल दी, जैसे अपने इधर भी नहीं किया, ज्यादा बारिश हुआ तो अब बंद कर देते हैं, स्कूल छुट्टी रहे बाबा, 4 दिन से लगातार बारिश गिर रहा है, अभी पानी भरने का चांसेस है, तो स्कूल स्कूल वाले बोल देते बाबा, या फिर वो वेदर कंडीशन वाले बोल देते, जैसा अभी साइक्लोन आ रहा था बोल रहा था कि सब बंद दिन करके रखो, और बाद में आने के बाद उड़ा के लेके आएगा तो नुकसान तुम्हारा ही है। उससे अच्छा एक दिन बंद करके रखो तो भी चलेगा, एक दिन बंद करके रखेगा तो भी चलेगा। समझेगा? इसलिए वो पहले से बताया सर। वो बोलते कि फिर बीच में हमने विंटर में अब क्या ऐसा छुट्टी दे सकते हैं, समर में भी पूरा समर को, समर बहुत डेंजर है। समझा क्या आपको? तो इसके लिए जून से चालू हो जाता है, फिर बाद में उसका एग्जाम अगले साल जाके होता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर खत्म, कैलेंडर खत्म। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, बराबर है क्या? उसके बाद फिर आपको इसके लिए कोई कोई बोलते ना सर, तू कभी पास हुआ तो बोलते नहीं, 2020 में मैंने चालू किया, 2021 में जाके एग्जाम दिया। इसके लिए हमको ईयर कोई पूछेगा तो ऐसा 2 ईयर बताना पड़ता है, 2020, 2021 ऐसा हमको बताना पड़ता है। समझा क्या आपको? तो ऐसा आपको इंडिकेट करना। तो क्या बताया मैंने, फाइनल अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। एक बिजनेसमैन कोई भी, वो टाटा होने तो रिलायंस होने तो कोई भी रहने, टाटा कंपनी वाला 63 कंपनीज है उसके पास, टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसमें से उसका 2 कंपनी लॉस में गया, बाकी जितना भी उसने कंपनीज चालू की है, जैसा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा टेलीकॉम, ऐसे टाटा कैपिटल, वैसे 63 टाइप्स ऑफ बिजनेस उसने चालू किया। बिजनेस, हाँ। फिर टाटा कैपिटल बोलेंगे तो वो टाटा क्या बोलेंगे, पैसा ले देता है और पैसा जैसा लोन देता हो, टाटा कैपिटल बोलते हैं उसको।
टाटा कैपिटल का मतलब वो टाटा वाला बोलते कि हम अगर आपको बैंक में लोन नहीं मिलता है तो मेरे पास आके लोन ले सकते हो, लेकिन बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रहे। बैंक वाला अगर 7% लेता है, मैं तुमको 9% ले, क्योंकि बैंक नहीं तो बैंक से ले लो तुम। बट बैंक का कंडीशन होता है कि ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। बट अभी समझो मेरे पास नहीं है, बोलते पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी है। बट दूसरा कुछ उसने पूछा कि तुम्हारा SME का सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये तो मैंने लिया ही नहीं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था क्या करके। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते SSI का सर्टिफिकेट लगेगा। तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू किया, क्या प्रूफ क्या है? अभी मैं तो मुझे मालूम नहीं था, तो लोन मेरे को चाहिए था। अभी वो मैं ये लेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, तब तक मेरे को पैसा चाहिए ना। तो क्या करने का फिर? तो बोलते कि ऐसा जो लोग है, टाटा कैपिटल है, रिलायंस कैपिटल है, ऐसा जो टाटा कैपिटल क्या करता है, हाँ, बोलते कि अगर बैंक से तुमको लोन नहीं हो रहा है तो हमारे पास आ जाओ, हम तुमको लोन देगा, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। समझे क्या आपको? क्योंकि रिस्क है ना, रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि अगर तुम सब ओके रहेगा तो वो लोग दे देते दादा। अगर तुमको गाँव जाने का टिकट मिल रहा है तो सब लोग काउंटर में जाके लेते थे। अभी हम एजेंट को क्यों पकड़ दें हम? मुझे मालूम है थोड़ा रिस्क है, मुझे मालूम है कि टिकट मिलने का चांसेस नहीं है, तो फिर एजेंट वाला फिर वो पैसा मांगता हो। तो टाटा कैपिटल बोलते जिसको पैसा नहीं है तो हमारे पास आ जाओ, हम तुमको पैसा देगा। बैंक नहीं दे रहे तो हम देगा तुमको। बट इसको बोलते टाटा के ऐसा 63 टाइप्स ऑफ बिजनेस। समझा क्या आपको? तभी टाटा कैपिटल कल्याण में, थाना में उसका ऑफिस, मतलब थ्रू आउट इंडिया उसका फिर ऑफिस रहे, उसका एक हजार ऑफिस है। टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज, फाउंड्री है उसके पास। समझा क्या आपको? तो उसका ऑफिस उसका है। तो ये टाटा कैपिटल का कुछ हजार के ऊपर उसके नंबर ऑफ ऑफिस है, ब्रांचेस है। तो ऐसा मैं ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बिजनेस का प्रकार बता रहा हूँ। 63 बिजनेस का प्रकार है उसके पास। तो उसको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि प्रॉफिट है कि लॉस है। वो बोलते उसमें से दो चीज को उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ। बाकी 61 बिजनेस उसका सक्सेस हुआ। उसका टाटा कैपिटल सक्सेस है, टाटा एमएनसी इंडस्ट्री, टाटा कंज्यूमर्स, ऐसा टाटा मोर। समझा क्या आपको? जैसा डी मार्ट है, जैसा टाटा का भी है डी मार्ट जैसा, जिसको मोर बोलते हैं। मोर, MORE। इधर नहीं चलता है, इधर उसने चलाया बट नहीं चला, बट बाकी जगह पे चल रहा है, क्योंकि इधर टफ कंपटीशन है। तो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो टाटा ने बोला यार नहीं हो रहा तो इधर का बंद कर दो, बाकी का चालू रखो। समझेगा? तो वो क्यों बंद किया? बिकॉज उसको पता चला कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो लॉस में चल रहा करके कैसा पता चला? बिकॉज ऑफ दिस फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज ऑफ फाइनल अकाउंट्स उसको पता चला, बिकॉज ऑफ फाइनल अकाउंट वो पता चला। और उसमें डिटेल्स मालूम पड़ता अपने कि आप जब फाइनल अकाउंट करते हो तो आपका बिजनेस में क्या इनकम, क्या एक्सपेंसेस, क्यों लॉस हो रहा है, तो आप चालू रखना अच्छा है या फिर उसको बंद रखना अच्छा है, ये उनको पता चलता है। कौन समझाएगा आपको? मतलब उसका डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक डिटेल में आपको बताता हूँ। सन सुना रहेगा, सन, इसके आगे पीछे सब लोग घूमते हैं, अर्थ भी उसको ही घूम रहे, उसको चक्कर काटता है, बराबर ना? अर्थ, वो बोलते उसको इधर से चालू करके एक दो तीन ऐसा करते करते 365 डेज के बाद आके इधर पहुंचता हो, अपने वही जगह पे। ये अपना अर्थ है, बराबर है? लेकिन वो बोलते कि इसका तुम देखो डिटेल समझना बहुत जरूरी है। सन बोलते इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा है, उसका लाइट जब उधर से निकलता और इधर अपना धरती में आके पहुंचने का तो टेक 8 मिनट्स, 8 मिनट लगता है उधर से इधर आके पहुंचने के। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट्स लगता है। वही सन इतना बड़ा है, उसका सेंटर है, सेंटर समझो ना, सेंटर में अगर समझो उसका आग लगा है, समझो आग का गोला है ना वो। तो वो बोलते कि वो सेंटर से अपना सरफेस तक उसका लाइट को पहुंचने के लिए, उसके लाइट को पहुंचने के लिए 1 लाख ईयर लगता है। मैंने सेकंड्स नहीं लिखा है,
मैंने साल लिखा है, साल साल समझा ना। तेरे को जन्म हो गया अभी कितना साल हो गया? हाँ, 17 साल हो। फिर अभी 17 ईयर्स 18 ईयर्स होता रहेगा। तो बोलते कि उसका सेंटर पॉइंट समझ ना, उसका सेंटर पॉइंट से उसको सरफेस तक पहुंचने के लिए 1 लाख साल लगता है। तो सोचो कितना बड़ा रहेगा वो। दिस इज डिटेल। बट वही सन का रेस जब, नहीं क्या, वो अपना मतलब वो इधर समझो, इधर से इधर तक पहुंचा, 1 साल, 1 लाख साल लगा। उसके बाद वो धरती को आके पहुंचने के लिए कल 8 मिनट लगते। 8 मिनट की तरह 1 लाख साल की तरह सोचो। दिस इज डिटेल। तो फाइनल अकाउंट ऐसा डिटेल में आपको बताता है। फाइनल अकाउंट्स आपको डिटेल में बताता है कि तुम्हारा बिजनेस चालू किधर से हुआ, किधर आके पहुंच रहा है, कितना टाइम लगा उसको, और कितना टाइम तुमको लगेगा प्रॉफिट, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तुमको प्रॉफिट तुम में आने के लिए कितना और समय लगने का चांसेस है। ये सब बारीक से बताता फाइनल। तो ये टॉपिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए भी ये टॉपिक तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बुक कीपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे बोलते हैं ना कि मैच खेलना इंपॉर्टेंट है, फाइनल मैच खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल तक हम आए वही बड़ी बात है। फिर हारा जीता वो अलग बात है। अब किसी ना किसी को तो हारना है, किसी ना किसी को तो जीतना है। अभी फाइनल में आने के बाद अभी दो ही चीज हो सकता है, या तो हारेंगे जीतेंगे जो भी। फाइनल में आया, बाकी टीम तो आया नहीं ना, बता हम तो इधर तक तो पहुंच गए। समझा कि आपको? तो एक बिजनेसमैन के लिए फाइनल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, इट विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेसमैन को बोलते हैं कि तुम, गवर्नमेंट ने बताया क्या वो डेट, गवर्नमेंट ने वो डेट बताया। क्या डेट बताया? 1 अप्रैल सबके लिए रहेगा। सब स्कूल एक साथ चालू होता है। ऐसे नहीं कि कोई स्कूल बोलते नहीं हम अक्टूबर से चालू करेगा, बाकी हमारा घर पे शादी है, हमारा प्रिंसिपल के घर पे शादी है, तो अभी इस साल हम ऐसे चालू, अरे चालू करना ही पड़ेगा फिर 1 अप्रैल। वैसा हर बिजनेसमैन का हिसाब 1 अप्रैल को चालू होता है, और 31 मार्च, 31 मार्च तक का काउंटिंग उनको करना पड़ता है। सबके लिए रूल है। नंबर, तो पहला क्या पॉइंट बताया आपको? पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि फाइनल अकाउंट्स आपको साल के आखिरी में प्रिपरेशन करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये 12 मंथ्स का होना चाहिए, 12 महीने का रहेगा। और 12 महीने का टाइमिंग भी उन्होंने फिक्स करके बताया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन आप अपना स्पेशल परमिशन मांग के अपना डेट को चेंज कर सकते कि मेरे को जैन से लेके से दिसंबर तक हिसाब करने को तुम दो ना। तो बहुत कम केसेस है जिसमें, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं कि फिर भी आपको ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का डिटेल्स तुमको रखना पड़ेगा। कभी भी हम पूछेगा तो तुमको बताना, कभी भी तुमको हम पूछेंगे तो हम बताना चाहिए। तो जैन टू दिसंबर आप कर सकते हो। कोई जून से चालू करते हैं तो सर हमको 1 जून से लेके जुलाई और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, समझा क्या, मई 31 तक करो। फिर बाद में फिर उसका फिर लॉजिक उनको बताना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे तो ओके, लेकिन फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च का डिटेल उसको रखना पड़ेगा। समझा क्या? तो इट विल कवर ऑल मंथ्स, ऑल सीजन को कवर करके फाइंड आउट करना चाहिए। और इससे हमको ये पता चलेगा, डिटेल्स पता चलेगा कि तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट है कि लॉस। ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको सम्स कैसा देंगे? हमको क्या बोलेगा? हमको बोलेगा एक काम करो, एक बिजनेसमैन का नाम बता देगा कि ऐसा बिजनेस है, और उनने साल भर क्या क्या किया सब डिटेल्स आपको बता रहे। उसने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, कितना पगार दिया, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, सब डिटेल आपको एक से एक बता रहेगा। और टोटल बता के बोलेगा कि प्लीज फाइंड आउट, इसको सेपरेशन करो, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये क्या है, वो क्या, सब सेपरेट करो। और उसका तुम प्रॉफिट फाइंड आउट करके बताओ, या तो फिर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो उस बिजनेस में फिर क्या रहेगा, लॉस रहेगा, वो फाइंड आउट करके बताओ। बस, सम खत्म। खाली उतने पूछते कि इनका प्रॉफिट क्या है। अगर तुम कल बिजनेसमैन बना और तुमको मालूम पड़ना चाहिए तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, जैसे तेरा पिताजी का पगार मालूम है ना रे तेरे को, इतना पगार है। तो अगर तेरा पिताजी नौकरी में नहीं जाते थे, बिजनेस करते थे, तेरा पिताजी का पगार ऐसा मान के चलो 35,000। आप पढ़ाई करने के बाद आपके पिताजी बोले सर आप बिजनेस चालू करो, तो बिजनेस में मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि बिजनेस में 40,000 आ रहा है। तो तेरा पिताजी शायद वो कंपनी छोड़ के
अपना बिजनेस को वो क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हर महीना मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, 5,000 से ज़्यादा मिल रहा है। रोज उधर जाना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ता है सुबह 7 बजे उठ के, फिर वापस वही ट्रेन से आना भी पड़ता है। जाते समय मसाज करके छोड़ देते हैं, आते समय मसाज करके छोड़ देते हैं। इतना गर्दी रहता है कि अपन कभी अंदर घुस जाता, अपना बैग बाहर रह जाता है, कभी-कभी बैग अंदर चला जाता, अपन बाहर रह जाते। कभी-कभी तो चढ़ते-चढ़ते बीच में ही उतर जाता, मरने दे गाड़ी जाने दो, इतना गर्दी रहती है। इतना मेहनत करके जाके कमाने का, उससे अच्छा घर पे बैठ के अपने बिज़नेस एक्टिविटी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। 9 बजे नहीं गया तो साढ़े 9 बजे दुकान खोलेगा, शॉप खोलेगा, बिज़नेस खोलेगा, ऑफ़िस खोलेगा, जो भी तुम्हारा बिज़नेस तुम करना चाहते हो। नहीं गया तो भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई फ़ोन करके पूछे सर आज आया नहीं आज? बोला तबीयत ठीक नहीं रही, नहीं आया। अच्छा, कल मिलेंगे क्या? मिलेंगे नहीं। खत्म, समझा क्या आपको? तो पता तो चलना चाहिए ना तुम्हारा प्रॉफ़िट है कि लॉस है, बराबर है क्या? तो उसके लिए वो लोग करते हैं, समझा क्या आपको? सर हमने वो फाइनल अकाउंट जो किया और उसमें और क्या फ़र्क है? जो फाइनल अकाउंट्स हमने 11th में किया ना, वो फाइनल अकाउंट्स ऐसा फाइनल अकाउंट्स है जो सोल ट्रेडर का है। सोल ट्रेडर का मतलब एक ही बिज़नेसमैन वो अपना बिज़नेस कर रहा है, उसको फाइनल अकाउंट्स वो लोग करने को बोलते हैं वो लोग, और उसका फाइनल अकाउंट्स के थ्रू उसको पता चलेगा कि उसका प्रॉफ़िट कितना है या फिर लॉस रहेगा तो लॉस कितना है। सपोज़ उसको प्रॉफ़िट आया 40,000, ये प्रॉफ़िट पूरा उसका। बट अभी जो हम 12th में जो करेंगे, 12th में जो हम करेंगे उसमें कैसा पार्टनरशिप लोग रहेंगे। पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, और ये पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म मतलब ऐसा बिज़नेस जिसमें पार्टनर्स मिलकर बिज़नेस करते हैं। एक आदमी से बिज़नेस नहीं चल रहा हो। एक आदमी से वो बिज़नेस चल रहा है तो फिर उसको बोलते हैं हम सोल, सोल बोलेगा तो वन। मैं सोल हूँ, मतलब मैं एक ही है, समझा क्या आपको? तो पार्टनरशिप में बिज़नेस कैसे चलता है? एक दिमाग नहीं रहता है, 2, 3, 4, 5, 6 दिमाग मिलकर बिज़नेस करते हैं, समझा क्या? तो फिर समझा क्या आपको? तो ये लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं लोग और अपना प्रॉफ़िट को फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफ़िट फाइंड आउट करने के बाद सपोज़ मान के चलो 90,000 आया, ये 90,000 फिर वो एक का नहीं, तीनों का है ना? तो तीनों का है। तो उसमें फिर पहला वाला उसमें से अपना हिस्सा लेगा 30,000, इक्वल रहेगा। 30,000 दूसरे वाले को 30,000 बाँट के ले लेंगे। तो 30 और 30 60, 60 और 30 90,000। तो पहला पार्टनर को कितना मिला? 30 मिला। दूसरा पार्टनर को कितना मिला? 30 मिला। तीसरा पार्टनर को कितना मिला? 30 मिला। उसका रेशियो रहता है 1, तेरे को भी 1 रुपीस, मेरे को भी 1 रुपीस। इसको बोलते हैं 1:1:1। पहला पार्टनर को 1 रुपीस मिला तो दूसरा पार्टनर को भी 1 रुपीस ही मिलेगा। तीसरा पार्टनर को भी 1 रुपीस, इसको बोलते हैं 1:1:1। मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। तो समझे ना हमको? 1:1:1 बोलेगा तो इसको सबको ऐड करते हैं 1, 1, 1, 3 और ना, 3 रुपये रहेगा तो इसमें से इसको 1 रुपये मिलेगा। वो वही 3 रुपये में इसको 1 रुपया मिलेगा और वही 3 रुपये में उसको 1 रुपया मिलेगा। ऐसा करके 3 रुपया खत्म हो जाता है। तो ये जो 90,000 का प्रॉफिट आया, 90,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आया, 90,000 का जो प्रॉफिट आया, उसको लोग बाँट के लेते हैं। पहला पार्टनर को बोलते हैं कि आप सपोज़ ए का प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, उसको बोलते हैं तुम्हारा प्रॉफिट ले लो और अपना शेयरिंग से मल्टीप्लाई करो। मतलब 30,000 जो 90,000 का जो प्रॉफिट है, उसको बोलते हैं उसका हिस्सा जो है, उसका हिस्सा कितना रहेगा? यस, उसका पहले वाले का 1/3। तो 1/3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आएगा 30,000। 30,000 पहला पार्टनर। सेकंड पार्टनर का भी कैलकुलेशन ऐसी होगी। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 90,000 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, इसका भी कैलकुलेशन होगी। 90,000 बोले तो टोटल प्रॉफिट। वो टोटल प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसका सेकंड नंबर जो रेशियो है दूसरे वाले से, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट विल बी रुपीज हाउ मच? अगेन 30,000, क्योंकि इसको हमने कट किया तो हमको 30,000 आया। सेम एज इट इज पार्टनर सी, सीज प्रॉफिट।
सीज प्रॉफिट, अभी सेम कैलकुलेशन। तो 90,000 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, 90,000 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, मतलब ये 90,000 कैसा है? 90,000 कैसा है? ये टोटल प्रॉफिट, और वो 1/3 क्या है? उसका हिस्सा, उनका हिस्सा। समझा क्या? तो वापस उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ा। तो दिस 90,000 को तीनों में बांटा तो कितना होगा? ऐसा दो जन, तो पहला पार्टनर ने बोला 2:2 चाहिए, दूसरा वाला पार्टनर बोलता है कि 1:1 चाहिए, पहला वाला बोलता है कि मेरे को डबल चाहिए। बोला क्यों डबल? क्योंकि वो काम भी डबल करने वाला है। मान के चलो, मतलब हमारा बिजनेस में 3 लाख का जरूरत था, तो इसने 2 लाख रुपए लेके, और उसने 1 लाख रुपए लेके 3 लाख से बिजनेस चालू किया। तो पहला पार्टनर बेचारे ने डबल पैसा लेके आया ना, तो उसको प्रॉफिट भी क्या मिलना चाहिए? डबल मिलना चाहिए। इसलिए उसने बोला कि तेरे को अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है तो तेरे से मेरे को डबल मिलना चाहिए। तेरे को 1 तो मेरा 2, तेरे को 2 रुपए मिलेगा तो मेरे को 4 रुपए मिलना चाहिए। तेरे को अगर 5 रुपए मिल रहा है तो मेरे को 10 रुपए मिलना चाहिए, तेरे से डबल, क्योंकि मैंने पैसा तेरे से डबल। एक्चुअली इसको देखिएगा तो ये सब आपका 2:1 ही है। अब इसको तुम कट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो अगेन इट इज व्हाट 2:1 ना। अभी ये इसको 1 5 जार 1 2 5 2 जार तुम देखेंगे तो 2, इसका मतलब ये 2:1। क्या बोला मैंने? यस, 2:1, 2:1। कितना भी तुम करो कैलकुलेशन, वो 2:1 ही आएगा। तो अभी समझो उनको 30,000 का प्रॉफिट, तो कैसा बांट के लेंगे लोग? बोलते कि 30,000 का जो टोटल प्रॉफिट है उसको बांट दो। कैसा बांट देने का? बोलते कि 30,000 को आप क्या करो, उसके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। कैसा? ये 2 है और ये 1 है, मतलब दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2/3 और 1/3, ये 30,000 का जो अमाउंट है, तो पहला जो पार्टनर है उसको कितना मिलना चाहिए? टेक द 30,000 और उसका 30,000 मल्टीप्लाइड विथ 2/3, 30,000 मल्टीप्लाइड विथ 2/3। तो फिर इसको कैंसिल किया, समझो कितना हो जाता है? 10,000। 10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 20,000 उसको मिलेगा। सेकंड पार्टनर को बोलेंगे वही 30,000 ले लो और तुम्हारा इससे से तुम मल्टीप्लाई कर लो। तो 30,000 इज द टोटल, उसी टोटल प्रॉफिट में से इसको उसका हिस्सा मिलेगा 1/3। तो इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो कितना हो जाता है? 10,000। ये कितना हो गया? 10,000। बराबर है क्या? ऐसा उसका कैलकुलेशन उनका होता है। पॉइंट समझा क्या आपको? तो पूरा टॉपिक वही रहेगा। तो 11th में जो अपन ने किया था और 12th में जो अपन ने किया था उसमें वही फर्क है, और थोड़ा सा अकाउंटिंग का भी फर्क आ जाता है। ये सोल वाले का है और ये पार्टनर्स वाले का है। फिर उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में वो लोग बता देंगे कि कितना पार्टनर्स है, क्या है, उसे डिटेल्स बता देता है, जैसा अभी मैं आपको इधर बताता हूँ। किसी योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, फ्रॉम दी फॉलोइंग टाइप, चौहान, इसका नाम बताया उसने, चौहान करके नाम बताया। दिस चौहान एंड देश पांडे, दो जन मिलकर बिजनेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट मैं सम सॉल्व करने वाला नहीं, सम्स के बारे में मुझे आपको बताने का, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st बता, फिर उसका डिटेल पूरा बता। चौहान कैपिटल में 1,80,000 है, देश पांडे ने 1.5 लाख रुपए लेके आया था। फिर लोग घर पे भी पैसा लेके गए, चौहान ड्राइंग किया, इसने भी ड्राइंग किया। फिर उनके पास माल कितना था? 2 लाख। फिर बिल्स रिसीवेबल का पैसा आने का है, कस्टमर को हमने दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के लिया, अभी अभी टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 25,000 रुपीज आने का है। हमने परचेज कितना किया? 2,75,000। सेल्स किया 4 लाख का।
बिल्स का पेएबल भी हम भी परचेज किया था, हम भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस दिया है, रिटर्न इनवर्ड कुछ गुड्स वापस भी आया, रिटर्न आउटवर्ड भी हुआ, मशीन्स 1 लाख का लेके आया, लूज टूल्स लेके आया 25,000 का, पेटेंट है 25,000 का, सन्ड्री डेटर्स कस्टमर से पैसा आने का 1,25,000, हमको क्रेडिटर्स पैसा देने का है, बैंक में 77,000 है, वर्कर को वेजेस दिया 19,000, लोगों को पगार दिया 17,500, भाड़ा दिया 7,500, इंश्योरेंस 3,000 भरा, प्रिंटिंग का खर्चा 2,000, पावर और फ्यूल का खर्चा, ऐसा 9 लाख 9.5 लाख सत्यानाश हो गया। समझा क्या? उसके बाद भी उसने कुछ बताया, उसने कि डेप्रिसिएशन मशीन प्लांट एंड मशीनरी का करो, पेटेंट का करो, फिर बोलते कि हमारा कुछ बैड डेट्स भी कस्टमर भी डेंजर लोग है बोलते हैं, फिर हमारा कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब ये सब मुझे बताना पड़ेगा आपको कि क्या उसका मीनिंग है। फिर स्टॉक क्या हमारा, फिर जवाहरलाल देश पांडे ने 2,000 का सामान और 3,000 का सामान वो घर पे लेके गया, ऐसा करके उन्होंने बताया इस सम में। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपको 2 जन का नाम बताएगा, जय विजय, देख रहे क्या? उसका रेशियो भी बोलेगा, पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 2, पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 2, मतलब 3:2, मतलब टोटल क्या, तो 3/5, 2/5, 3/5 as well as 2/5, 3/5 as well as 2/5। तो ये ऐसा सम आपको बता रहेगा, फिर उसका डिटेल्स भी बताएगा। देखो कुछ 2 लाख के आसपास उनका साल भर का डिटेल है, वो लिखा भी रहेगा फॉर दिस ईयर, लिख रहे क्या आपको? तो ऐसा बता रहेगा ऑन 31 दिसंबर तक, ये लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर का फंड, ईयर, दिख रहा है आपको? ओके, सेम एज इट इज इधर आपको बता रहे। तो पहला सम में खाली आपको सैंपल के लिए बताने वाला कि क्या बनाते, कैसा बनाते हैं लोग, समझेंगे आपको थोड़ा सा सैंपल टाइप है। मतलब वो खाली सम्स नहीं, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वो सम्स रखा है, सॉल्व करने के। एक बार समझ गया तो फिर अपन सॉल्व करेंगे। आपने 50 के ऊपर सम्स, ह्यूज नंबर ऑफ सम्स, इतना सारा सम्स है तुम खुद पागल हो जाएगा कि प्रैक्टिस करते करते। लेकिन उतना प्रैक्टिस किया तो पक्का खत्म, मोर देन 50 सम्स के ऊपर रहेगा आपके पास। कुछ सम्स में आपको करके देगा, कुछ सम्स आपको मैं प्रैक्टिस करने को देगा। अभी तो 19 ही पहुंचा, देखता हूँ किधर तक पूछता करते हैं। सो ये देखो, ये 37 क्वेश्चन आया है, समझा क्या आपको? ये देखो अभी तक लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। तो 50 के ऊपर अपने पास सम्स है जिसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत तगड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तभी अपने सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, जस्ट छोटा सा डिटेल्स है, तो अभी अभी एक्सप्लेनेशन मेरे को और भी बहुत सारी चीज करना बाकी है। तो इधर उन्होंने ये बताया कि कैसा प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो बोलते हैं कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने का एक तरीका है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका है, समझे क्या? पहले सुन के लेना है, क्या सुनना बहुत जरूरी है, सुनेंगे तो फिर सम सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुमको करने को आना चाहिए बस, ओके? तो अभी उन्होंने ये बताया कि प्रॉफिट नॉर्मली लोग कैसा बनाते हैं। वो तो फाइनल अकाउंट, अभी बहुत सारा बिजनेसमैन तो रहता है लेकिन उनको ये भी पता नहीं रहता कि बुक कीपिंग होता है क्या, लेकिन वो लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करते। जैसे एक चाय वाला है, चाय बेचता है, अभी ये चाय वाला बोलता है कि प्रॉफिट है, कैसा फाइंड फाइंड आउट करता है, इसको तुम कुछ मालूम नहीं, इसको पूछोगे तेरे को बुक कीपिंग आता है क्या, कॉमर्स आता है क्या? बोलता है मैं तो स्कूल ही नहीं गई, स्कूल जाता तो चाय का के लिए मारता था। फिर वो प्रॉफिट कैसा फाइंड आउट करता हो? बोलते सिंपल है, वो बोलते एक पेज लेते हैं, उसको 2 पार्टीशन कर लेते हैं, एक पेज लेता है और 2 पार्टीशन कर लेता है। एक जगह पे बोलते हैं कि मैं एक्सपेंसेस लिखता हूँ और दूसरा जगह पे इनकम लिखता हूँ और दोनों को टोटल करता हूँ, खत्म, एक्सपेंसेस लिखते ही जाता हूँ। एक्सपेंसेस 8,000, इनकम लिखा उसने, इनकम का टोटल किया, तो वो बोलते हैं कि इनकम मेरा
मेरा 10,000। इनकम मेरा कितना? 10,000। इनकम कितना? 10,000। तो कोई भी बताएगा रे प्रॉफिट है कि लॉस है करके, तो बोलते हैं उसको आया 10, गया 8,000 का खर्चे के हिसाब से, तो बचा कितना? प्रॉफिट खत्म हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,000। बट ये आदिवासी स्टाइल है, ये तो कोई भी करता है, ये तो आदिवासी स्टाइल है, कोई भी कर सकता है। बट सिस्टमैटिकली जो करना है, सिस्टमैटिकली जो करना है, सिस्टम, एक सिस्टम होना, वो सिस्टम रखना बहुत जरूरी है, ऐसा बोलते हैं। सिस्टम जी, जैसे अपने गांव में भी घर होता है, अपने इधर भी घर, बट गांव के घर और अपने इधर के घर में सिस्टम सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक होता है मतलब, अभी अपने गांव में तुम घर देखेंगे तो नॉर्मली मतलब एक घर रहता है जिसमें एक दरवाजा था, अंदर एंट्री करो, खत्म करो, सब चीज उधर इधर देखने को मिलेगा, सब घर के अंदर सब चीज मिलेगा। तो सिस्टम नहीं रहता एक्चुअली, जैसे अभी अपने इधर तुम फ्लैट सिस्टम में तुम देखेंगे तो उधर आपको दरवाजा एंट्री किया, हॉल रहेगा, फिर किचन रहेगा, किचन रहेगा, बेडरूम रहेगा, बाथरूम्स रहता है, लेटरिन होते हैं, किचन होता है, सेकंड बेडरूम में रहता है, हॉल रहता है, 2 बेडरूम हॉल किचन, किचन का सामान किचन में, बाथरूम का सामान बाथरूम में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, वार्डरोब बना रहेगा तो सब कपड़ा वपड़ा रखने का वार्डरोब होता है, चप्पल का स्टैंड होता है, ये होता है, ऐसा सिस्टमैटिक होता है। समझा क्या? बड़े बड़े कंपनीज में बोलते हैं अकाउंट सिस्टमैटिक होना चाहिए, आदिवासी नहीं है। कोई भी कुछ पूछा तो तुमको तुरंत गवर्नमेंट आके बोला टैक्स कितना, तो बताने को आना चाहिए आपको। तो सिस्टमैटिकली होना जरूरी है, और जो सिस्टमैटिक फॉलो करते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे चप्पल का स्टैंड अंदर है, समझो तुम डैडी बैठ के खाना खा रहा है और चप्पल तुम निकाल के उसके प्लेट के ऊपर से लेके जाएगा तो कैसा लगेगा, सोच के ऐसा कुछ तो हो जाता है। तू खाना फेंक देगा, तेरे मारेगा तेरे को पकड़ के। मैं खाना खा रहा है और तू ऊपर से चप्पल पकड़ के लेके जा रहा है। इसके लिए चप्पल का स्टैंड अलग से। समझा क्या आपको? तो बाथरूम में मिर्ची का पाउडर नहीं रहेगा, किचन में ही मिर्ची का पाउडर रहेगा। बाथरूम में मिर्ची का पाउडर करेगा क्या? एक सिस्टम होना जरूरी है। वो तो अपना घर है, फिर भी हम सिस्टम मेंटेन करने को कोशिश करते हैं। समझा क्या? और जब अपन बिजनेस करते तो और सिस्टमेटिक होना चाहिए। एक कंट्री को चलाना तो सिस्टम चाहिए, अभी घर चलाना बहुत इजी है, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट एक देश को चलाने करेगा, एक कंट्री को चलाने करेगा, समझा क्या आपको? तो उसको सिस्टमेटिक चाहिए, और जितना ज्यादा सिस्टम उतना वो, मतलब उसको चाहिए। आज की इधर की माहौल के हिसाब से वो तुमको हर चीज, जैसे अपने घर पे कोई आएगा, इधर कोई भी अनजान लोग भी अपने घर पे आते हैं। गांव में अगर तुम देखना अपने बहुत कम, कम एक एक जगह से दूसरा जगह पे, घर के अंदर भी कोई कोई बहुत सारा जगह पे देखा है कि नहीं जाते, बाहर ही खड़े रह के बात करके निकल जाते, आंगन में खड़े रह के बात करके निकल जाते, घर के अंदर नहीं आते। आंगन में ही सब मैटर सॉल्व करके उधर ही कटिया पिटिया में बैठ के उधर से निकल जाते। अभी इधर अपन कटिया किधर डालेगा, कटिया डालेगा तो दूसरे वाले के घर पे कटिया डालना पड़ेगा। बराबर है, तो सिस्टम चाहिए। जैसा बिल गेट्स, बिल गेट्स उसका घर इतना सिस्टमेटिक है, बोलते कि जो लोग उसके घर पे आते हैं उसको रिमोट देना पड़ता है ये चलाने के लिए। वो रिमोट में एक स्पीकर भी, वो बताते जाता है कि तुम किधर आया, किधर तक आया, इधर से किधर जाना चाहिए, इधर से लेफ्ट मारेगा तो इधर जाएगा, इधर से राइट से जाएगा तो उसका लड़की का रूम आएगा, इधर से जाएगा तो उसका ऑफिस आएगा, मतलब घर के अंदर भी एक ऑफिस बना के रखा है उसने। तो उसके रिमोट भी है, और वो पूरा क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। अभी समझो तुम जाके बैठ गए, तेरे को 8 डिग्री चाहिए, क्योंकि उसके इधर जो आते हैं अलग अलग कंट्री के लोग उसको मिलने के लिए आते हैं, तो बोलते कि उसके पास 42 रिमोट्स है, सेम रिमोट 42 रिमोट्स। जैसे अपने घर के टीवी का एक ही रिमोट होता है, झगड़ा करते रहता है। चुपचाप 2 रिमोट लेके आके रख देने का अपने घर पे, डैडी उधर चैनल चेंज किया, मैं भी इधर चेंज कर रहा हूँ, रिमोट पूछने का जरूरत ही नहीं। वैसे बिल गेट्स के घर पे जब एंट्री करेगा तो बकायदा रिमोट देते हो, वो रिमोट में स्पीकर है और माइक भी है, कुछ पूछेगा तो वो बताएगा भी, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वाला है ना, वो फुल टेक्को है, सिस्टमैटिक है।
समझा क्या आपको? वो रास्ता भी बताएगा, राइट लेफ्ट राइट, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, राइट जाओ राइट, सीधा उसके इधर पहुंच जाएगा। गेट के अंदर आने के बाद सीधा वो उनके घर पे अकेला चल के आते हैं। मतलब 5-10 मिनट तो उसको घर पहुंचने के लिए लग जाता है, उसके गेट से उसके घर पे पहुंचने के लिए। समझा क्या आपको? सिस्टमैटिक। तो बोलते हैं कि फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो टू बी वेरी मच सिस्टमैटिक। बोलते हैं कि आदिवासी स्टाइल जैसा नहीं करते, उसको पार्टीशन करते। बोलते हैं कि उधर भी वही करते। बिल गेट्स का भी घर घर ही है, अपना भी घर घर ही है, वो भी घर पे रहता है, नाचता नहीं है। अपन जैसा घर पे रहता है वैसा वो घर पे रहता है, घर पे अपन जैसा सोते हैं वो भी सोता है, अपन जैसा खाना खाता है वो भी खाना ही खाता है। सबका सिस्टम सेम ही है, सबका काम सेम ही है, बट तरीका अलग है। तो इधर भी उन्होंने बताया कि जो आदिवासी ने बनाया फाइनल अकाउंट्स, आदिवासी ने जो फाइनल अकाउंट्स बनाया, उसको मालूम नहीं था कि फाइनल अकाउंट्स है। वो बोलते कि मैं एक पेज लेता हूँ, उसमें 2 टुकड़ा करता हूँ, और उसमें मैं खर्चा लिखता हूँ, मैं इनकम लिखता हूँ। इधर भी वही करेंगे, लेकिन उस टुकड़े को भी टुकड़ा करते। समझे? जैसा वो भी घर बांधते वो आदिवासी, लेकिन एक ही घर है, इसके अंदर सब रहता है उसको। समझा क्या आपको? तो इधर वो बोलते कि इधर भी घर बांधने का हमको, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक रखने का। तो पहला पोर्शन मेन डायरेक्ट, दूसरा जो पोर्शन इनडायरेक्ट। बोलते कि डायरेक्टली डायरेक्टली बोले तो जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जैसे हमको क्लास चलाने के लिए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास चलाने के लिए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट। समझे क्या? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोलेगा तो ऐसा चीजें जरूरत नहीं है, लेकिन करेगा तो अच्छा है। जैसे तुम आ रहे जा रहे अटेंडेंस ले रहे कोई तो बैठ, नहीं लिया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? समझे? तू आ रहा है नहीं आ रहा, तेरे को तो मालूम है ना तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, लेकिन हमको अटेंडेंस लेने का क्या जरूरत है? आज भी अपना ऑनलाइन लेक्चर्स होने के बाद चालू हुआ, 26 अप्रैल को चालू किया। तो आज से लेके मतलब उस दिन से लेके आज तक कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, उसका डिटेल हमारे पास है, रहता है, रहेगा कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी भी पूछेंगे सर वो तारीख को मैं आया था, मैं देख के बता रहे नहीं आया था तो, वो भी नेटवर्क के साथ मालूम है। मैं टीवाई बीकॉम को एक स्टूडेंट को पूछा ये एंट्री बता, तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। बाद में जब लेक्चर खत्म होने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने उसको पूछा, मैं 5 मिनट में लास्ट में पूछा क्या रहे तू आंसर नहीं दिया, मैं पूछा सर मेरा नेटवर्क ही नहीं था, मेरे को तो 4 घंटे में से 3 घंटे उसका दिख रहे थे, जो तीन तीन नेटवर्क में बैठा है कर। समझे क्या आपको? तो डिटेल्स होना जरूरी है। अटेंडेंस नहीं लिया तो भी चलेगा, बट टू बी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक होने के लिए वो सब तुमको करना है। हर एक चीज का डिटेल तुम्हारे पास रखना है, भले वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका डिटेल तुमको रखना पड़ेगा। कल कुछ भी हो सकता है। कौन समझाएंगे आपको? सो ऑल द डायरेक्ट एंड ऑल द इनडायरेक्ट्स, ऐसा कुछ इनडायरेक्ट बिजनेस में जरूरत नहीं, फिर भी हम ऐसा कुछ खर्चा कर रहा हैं, वो चीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। जिसको 2 टुकड़ा जो मैंने किया था, वो पहला जो टुकड़ा है दैट इज कॉल्ड अस ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? यस, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में सब डायरेक्ट चीज को लिखा था, वो उस बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ट्रेडिंग बोलते जो ट्रेड करता है, परचेज करके जो सेल्स करता है, परचेज करके सेल्स करना। खरीद के लेके आना फिर उसको प्रॉफिट में बेचना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। जिसके ऊपर जिसमें वो ट्रेड ट्रेड बोलते तो व्यापार करते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। फिर दूसरा वो बोलते हैं कि वो जो अपन बनाते हैं, वो जो अपन बनाते हैं एक ही पेज में, तो बोलते हैं कि उसको और एक टुकड़ा करके आप इनडायरेक्ट वाला लिखो। जैसे अपने घर को अपन वही घर है, बट इतने की पार्टीशन कर दे, दीवार डाल के बाथरूम बना दिया, दीवार डाल के किचन बना दिया, दीवार डाल के बेडरूम बना दिया, दीवार डाल के हॉल बना दिया, वैसे इधर दीवार अकाउंट्स डाल देने। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस।
अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी कैसा बनाने का, क्या बनाने का, वो देखेंगे हम बात में। कि पहले दिन ही हम सब कुछ नहीं कर सकते, धीरे 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 हम कुछ चालू करें। इसमें सब इनडायरेक्ट लिखते हैं। इसमें सब क्या लिखते हो लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम को लिखते हो। फिर उस चीज को वो लोग तीसरा पार्टीशन करते हैं। उस चीज का तीसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो इस जो बिजनेस में जो प्रॉफिट्स आएगा वो अकेले का नहीं है, किसी दो जन का रहेगा, किसी तीन जन का रहेगा। तो उसमें वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर उसका डेबिट साइड और उसका क्रेडिट साइड, पार्टनर ए कितना लेके आया, पार्टनर बी कितना लेके आया, पार्टनर ए कितना लेके जा रहा है, पार्टनर बी कितना लेके जा रहा है। क्योंकि इनके भी डिटेल्स रखना जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में भी मारामारी नहीं होना चाहिए। नहीं तो बोलेगा यार तू ज्यादा ले लिया, तो ये सब हिसाब में देख लेना तू। जैसा तुम बैंक में तुम देखेंगे, बैंक में तुम कितना जमा कर रहा है और कितना विड्रॉ कर रहा है, ये सब डिटेल्स के लिए एक बुक रखा है, पासबुक। बराबर ना? ये तू जमा करके चला जाता है, उसका सब डिटेल किसके पास रहता है? बैंक में। तो तेरे को टेंशन आता है, मैं भूल गया तो सब डिटेल तो उनके कंप्यूटर्स में है, इसलिए वो छोटा एक बुक दे देते। तो तूने आज कितना डिपॉजिट किया था, एंट्री मार के जाता, तो रोज देखते बैठना उसको, टेंशन नहीं है। तुम 10 साल के पहले का भी डिटेल्स उनसे मांग के प्रिंट मार के लेके घर पे जा सकते हो। वो बोलते कभी भी तुम आ जाओ। हाँ, अभी का हम देंगे, हम फ्री में। तुम बोलेगे मेरे को 10 साल पहले का चाहिए, 15,000 तो मिलेगा वो। पर फिर उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम पे तो प्रिंट मार के लेके गया रहेगा ना तू। तो नहीं, वो इधर तो गिर गया, तो गिर गया तो क्या हो गया, वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पैसा देना, क्योंकि काम हम एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं। 15-15 साल का तुम मार के देना इतना आसान नहीं है। समझा क्या? तो पार्टनर्स का भी डिटेल्स आते हैं, उनका भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा पार्टनर है, 3 जन रहेगा तो 3 जन का नाम का पार्टनर्स का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 जन का 3 कॉलम बनाते हैं लोग, जितना पार्टनर उतना कॉलम, एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, दिस इज डेबिट साइड। फिर उधर क्रेडिट साइड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बट दिस इज ऑफ क्रेडिट साइड एंड दिस इज ऑफ डेबिट साइड। समझे क्या? तो 3 पार्टनर, पहला पार्टनर का डिटेल, सेकंड पार्टनर सब उनका क्रेडिट साइड का डिटेल, उनका डेबिट साइड का। उसके बाद वो लोग बोलते हैं यू टू प्रिपेयर इवन द बैलेंस शीट। उस बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, उसका भी डिटेल्स तुमको बताना पड़ेगा। उनका एसेट्स कितना, उनका लाइबिलिटीज कितना, एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज, एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी। मतलब उनके पास एसेट बोले तो उनके पास मशीन कितना, कितना फर्नीचर रखा, कोई गाड़ी बीड़ी ट्रक भी गई क्या, कोई टेम्पो वगैरह है क्या, कोई फर्नीचर्स वगैरह यूज कर रहा है क्या, उनके शॉप है क्या, जमीन लिया है क्या, गोडाउन लिया है क्या, तो उन क्या क्या खर्चा एसेट्स में उन्होंने किया, सबका डिटेल्स। फिर क्या क्या लायबिलिटी है, पार्टनर ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, बैंक से कितना लिया, बैंक से लोन के माल कितना उधर लिया, माल लेने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना बना के लिया, ताकि उसको फिर ड्यू डेट में पैसा देना पड़ेगा। हर एक का डिटेल्स होता है और उसको टैली, और उसको क्या करता है, टैली करता है, क्योंकि सब में बताएगा। इसका मतलब व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। वो तो सबसे पहला जो अकाउंट है फाइनल अकाउंट्स में, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद दूसरा जो प्रिपरेशन जो करना, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर तीसरा जो रहता है वो, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा जो आपको प्रिपरेशन करना है, दैट इज एवरी सम विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज, दिस इज बैलेंस शीट। तो पहला कौन सा रहेगा? यस, फर्स्ट अकाउंट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट,
Second account will be profit and loss account. Third account will be partners capital account, and fourth one will be balance sheet. तो इसके लिए एक पेज लगेगा, इसके लिए एक पेज लगेगा, इसको भी हम अलग पेज में करेंगे। इसमें मतलब वन सम विल बी कवर्ड इन 4 पेजेस, और सब पेज सब क्वेश्चन के लिए चारों को 4 पेज आपको लगेगा, चारों को 4 पेज आपको लगेगा। ओके, तो ये हुआ फाइनल अकाउंट्स का पूरा डिटेल के साथ मैंने बताया। उसका थ्योरी पार्ट भी है, देखो इधर बता, इधर बताया कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स नॉर्मली एवरी बिजनेस, ये थ्योरी है। थ्योरी बोले तो समझो ना कि जैसे मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिए एक छोटा सा पेज, एक पेज दिया जिसमें पूरा जर्नल एंट्रीज, मतलब वो एक पेज है, लेकिन वो एक पेज को रख के पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया, मालूम है ना, पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। चाहिए तो मैं आपको उधर बता देता हूँ कौन सा था, मालूम है ना। उधर मैं आपको बोलता था कि ये जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, याद है आपको? ये वाला पूरा टॉपिक उसके अंदर आ जाए, मतलब ये एंट्री स्टार्ट टू एंड आप करो, बस पूरा टॉपिक वो एक पेज के अंदर आ जाता है। हाँ, उसको कैसा यूज करना चाहिए वो सेम एज इट इज। इधर भी मैंने जो बताया था फाइनल अकाउंट का, ऐसा सब पार्ट है उसमें, सब है, पूरा टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल के साथ बता दी। तो उसमें सब बताया कि इसको एक बार भी रीड करेंगे तो अपने को ये देखो पॉइंट नंबर 1 2 4 5 6 इतना 28 पॉइंट आपको याद रखना। ये अगर 28 पॉइंट याद रख लेते हैं तो पूरा एग्जाम में 28 पॉइंट पूछता नहीं, बट सम सॉल्व करने के लिए वो काम आता है। जैसे अपने इधर जर्नल एंट्री देखा, इधर जर्नल एंट्री कितना आता है, हाँ इधर 11 एंट्री है और इधर 11 एंट्री, कितना हो गया टोटल 22 एंट्री हो गई। और बीच में 4 4 बॉक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके 9 एंट्री एक्स्ट्रा है। तो 9 एंट्री अगर आप देखेंगे टोटल 31 एंट्रीज, लेकिन एग्जाम में क्या आपको 31 एंट्रीज आता है क्या? 31 एंट्रीज आता है क्या? नहीं, उसमें से सेलेक्टेड एंट्रीज आता है। बराबर है, सेम एज इट इज फाइनल अकाउंट का भी ऐसा कुछ पॉइंट्स मैंने किया है, कवर करके रखा है। ये सब बनाने को थोड़ा टाइम लगता है। आपका लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर हमको लेने का रहेगा ना, मेरे को 6 घंटा टाइम देना पड़ता है। आपका 2 आवर्स का लेक्चर के लिए मेरे को 6 आवर्स काम करना पड़ता है। ये बना वो बना ऐसा बना, फिर लोड कर, फिर सेव कर, ये कर वो कर, पूरा कल संडे मेरा इसमें ही गया। रात को 12 बज गया था, बोलता अभी सो जाते हैं, कल उठना पड़ेगा। तेरा अकेले का नहीं ना, तेरा भी नया टॉपिक चालू है और टीवी बीकॉम का भी नया टॉपिक चालू है और एमकॉम का भी नया टॉपिक चालू है, सबका तैयारी करना, बराबर ना। तो उनका भी तैयारी करके रख दिया, मैं रेडी करके रख दिया। अब देखेंगे तो उसको मैं भी बता सकता हूँ, उसका भी मैं रेडी करके रखा है। क्लिक करेगा तो उनका भी आ जाता है, लेकिन वो उतना टाइम हमको देना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन में यही है, ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, उनका भी रेडी करके रखना पड़ता है। ये देखो उनका भी मैंने ओपन अप किया, देखो क्या लिखा है, एमकॉम 2, देख रहे हैं क्या आपको, एमकॉम 2 का डिटेल पूरा आपको देखने को मिलेगा। कौन समझेगा, ऊपर सब रेडी करके रखना, उसके बाद चालू करना पड़ेगा। So, चलो अभी आपने इसमें आ जाए, ठीक है। तो अभी आपके लिए मैं ये रेडी किया है, इज योर ऑफ फाइनल अकाउंट्स का। उसमें क्या बताया देखो, जो क्या बताया बताओ, चलो। नॉर्मली एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स, क्या बोला देखो, हर बिजनेस को फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर, टू नो द रिजल्ट डन ड्यूरिंग द, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। इससे उनको उनका रिजल्ट पता चलेगा कि अपना स्कूल में रिजल्ट मिलता है, पास है कि फिर इधर रिजल्ट क्या, प्रॉफिट है कि लॉस, एंड दी फाइनेंशियल पोजीशन कि उसका पोजीशन क्या है, उसके पास एसेट कितना, लायबिलिटी कितना, प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसके लिए आपको 4 चीज करना चाहिए। First, you have to prepare trading account. You have to prepare profit and loss account. You have to prepare partners capital account. You have to prepare the balance sheet. फिर आया ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, और दिस ट्रेडिंग इज गुड्स रिलेटेड, सब मेन चीज होता है जिसमें सब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा जाता है।
समझे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट कितना गुड्स आ रहा है, कितना गुड्स जा रहा है, उसका सब डिटेल्स इधर आएगा। एग्जाम्पल बताया गुड्स के बारे में, परचेज कितना, सेल्स कितना, गुड्स हमने फ्री में कितना दिया है, कितना नुकसान हुआ, कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। इधर बताया डायरेक्ट डायरेक्ट, दिख रहा है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब डायरेक्ट। मतलब कि आपको परचेज करने के लिए कितना खर्चा लगा, आपको फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, आपको प्रोडक्शन के लिए कितना लगा, सब डिटेल्स। परचेज के टाइम का परचेज कैरेज, कमीशन पेड ऑन ट्रॉय, फैक्ट्री का भाड़ा, मतलब मेन। इसके बिना कुछ नहीं होगा। जैसा अपने घर पे सबसे मेन किचन, जैसा मेन फैक्ट्री, हर कंपनी का मेन फैक्ट्री होता है जिसमें से चीज बनता है। एक परफ्यूम कंपनी तो अपना किचन से बनाता हो, अपना फैक्ट्री से वो परफ्यूम को पुटअप करता है, बॉक्सिंग करता है, सब कुछ करके बाहर निकलता है। रोड पे रख के नहीं कर सकते। जैसा अपना घर है, घर में सबसे मेन किचन का है। किचन हरा भरा, किचन में चीज में तो सब कुछ टेस्ट मस्त बन रहा है, सब कुछ आ रहा है, फ्रेश है एकदम, फ्रिज फ्रिज में फ्रेश करके समझे वो। मतलब फिर पूरा घर उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर नमक ज्यादा रहेगा कम रहेगा तो फिर खाना खाते समय मारा मारी चालू। डैडी ने बोला तेरे को समझता नहीं, अक्कल नहीं, तो को इतना नमक डालने को नहीं आता क्या तेरे को? चल कम रहेगा तो ठीक है डाल देगा, ज्यादा रहेगा तो अभी खींच के निकालेगा क्या? फिर दोनों के बीच में फाइटिंग मजबूत रहती है। फिर वो बच्चे लोग अपन बीच में बैठ के खाते रहते, अपन एक दूसरे को देखते रहते, अभी प्लेट किसके ऊपर गिरने वाला मालूम नहीं, मारा मारी। उसके बाद सेकंड वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे कवर इनडायरेक्ट, दे कवर व्हाट? यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉस। ये सब मैं आपको समय बताते जाएगा, इनकम्स एंड। फिर वो बोलते हैं कि उसमें आपका ऑफिस का खर्चा लिखा जाता है, सेल्स का खर्चा लिखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लिखते हो। तो एग्जाम्पल भी नीचे दिए, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ये सब ऑफिस का खर्चा है। सेल्स का एडवर्टाइजमेंट करने का, कमीशन देने का, माल पहुंचाने का, कैरेज और डिलीवरी एक्सपेंसेस, तो बैड डेट्स और लॉस बाय डेप्रिसिएशन, देख रहे हैं सब रेंट रिसीव्ड, वो सब आप सब में देखेंगे, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड, वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा। समझे क्या? वो सब फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और करंट अकाउंट भी बताया, वो भी बताएगा, सब आते आते आपको आइडिया है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसा बनाते हो लोग। समझेगा? तो फिर उसका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट्स को कैसा लिखते हैं, लायबिलिटीज को कैसा लिखते हैं, समझेगा वो सब। फिर वो एडजस्टमेंट्स होते हैं कैसा, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, थोड़ा बहुत आइडिया आता रहेगा कि जो हमने 11 में किया, बट उसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट, डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स ऑफ रिसीव, गुड्स रिसीव, फ्री सैंपल, आग लगा तो क्या करने का। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरनल एडजस्टमेंट, इंटरनल कैपिटल ड्राइंग, ये सब मैं आपको बताएगा क्या है। फिर उसके बाद एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनरिकॉर्डेड कमीशन, गुड्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैरेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग रिपेयर्स, ऐसा बहुत सारा चीज में जाके आपका ये जो 4 पेज मैंने आपको बताया, उसमें पहला 2-3 पेज तो खाली डिटेल बताता हूँ ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। मेन जो रहता है 1 2 3.8 28 पॉइंट जो बताया ना, वो मेन माना जाता है। वो पॉइंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, ओवरऑल एक डिटेल्स आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स होता कैसा, क्यों होता है, क्या के लिए होता है, उसका मीनिंग बताया और क्या क्या बनाए। फिर जब हमें कल बनाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बोला देखो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वी आर गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो तुमको मालूम था क्योंकि मैं इधर बताया था आपको, बराबर ना, कि वो जो अपन एक एक टुकड़ा, एक जो बनाते हैं अपन पेपर, ये लोग 4 टुकड़ा बनाते हैं बस, थोड़ा सिस्टमेटिक। जैसे अपने गाँव, घर का गाँव में घर कैसा रहता है, एक घर सिंपल 4 दीवार खत्म, इधर भी आपको ऐसे रहेगा, बट उसमें पार्टीशन रहते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक बना रहता है। वो सिस्टमेटिक कैसा करके हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल के लिए, फिर बाद में आगे का पॉइंट भी मैं आपको कवर कर देता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज मैंने जो बताया था बहुत सारा पॉइंट मैंने आपको बताया, बट नहीं जनरल, बट आपको बहुत सीखने को मिला रहेगा उसमें। जनरल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट्स में सुनना बहुत जरूरी है। सम्स तो कोई करेगा, कल आज मैंने एक सम ने किया, कल 2 सम कर सकते हैं। समझने के बाद, समझने के बाद अपन कैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप पूछ सकते हो।
डाउट तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि कुछ बताया नहीं अपन। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ पूछने का रहेगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछने का रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एंड ऑफ आवर लेक्चर्स। तो चैट बॉक्स में कुछ पूछने का तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू टू ऑल। एंड ऑफ द लेक्चर्स, टुडेस लेक्चर्स।